हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना होगा, जैसे कि अपवर्तनांक क्या होता है और सघन और विरल माध्यम की पहचान क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। हमने पिछले वीडियो में बात की है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, जिसको हम C लिखते हैं, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ही चाल वायु में भी मानते हैं। वायु में थोड़ा सा कम होता है, जिसको हम इसके बराबर ही मानते हैं। तो वायु में भी प्रकाश की चाल हम क्या मानेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में भी वही, वायु में भी वही। अब आते हैं अपवर्तनांक पर कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम बोलते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग C लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने Vm लिख दिया। M से मीडियम यानी माध्यम, तो Vm लिख दिया। और अपवर्तनांक को N से प्रदर्शित करते हैं या फिर म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। म्यू ऐसे बनाया जाता है, तो म्यू से भी कर सकते हैं, N से भी कर सकते हैं। हम यहाँ N से कर रहे हैं, M मतलब मीडियम। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक Nm लिख दिया, तो निर्वात में प्रकाश की चाल C बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल Vm। ये प्योर अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। यानी अपवर्तनांक के आगे कोई मात्रक नहीं होगा, सिर्फ अंक में बताया जाएगा। अपवर्तनांक 1.33 है, 1.5 है या 2.3 है, जो भी है, सिर्फ अंक रहेगा, उसके आगे कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा। चलिए, अब कुछ विभिन्न मुख्य माध्यमों के अपवर्तनांक हम निकालने की देखें कैसे निकालते हैं। तो अगर हम वायु का निकालते हैं कि वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल। अभी हमने कहा दोनों बराबर होते हैं, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर दोनों होते हैं। तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। तो इस बात को याद रखिए, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। फिर हम जल का निकाल सकते हैं, तो N जल इज इक्वल या NW लिख सकते हैं। W मतलब वाटर, A से होता है एयर, W से वाटर। तो वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सूत्र के अनुसार, और नीचे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद होना चाहिए। तो इसको दोनों का भाग करेंगे, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2.25। 100 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए, तो 300 बटे 225 भाग करेंगे, 1.33 आ जाएगा। तो इस बात को भी याद रख सकते हैं, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। वायु का 1, जल का 1.33। अब आते हैं कांच पर। तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमने लिखा N कांच या Ng 3 × 10⁸ प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाग करेंगे कितना आएगा, 1.5। तो इस तरह से कांच का अपवर्तनांक आ जाता है 1.5। तो हम तीनों माध्यमों के अपवर्तनांक निकाल सकते हैं अगर उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता हो। किसी का भी निकाल सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो निर्वात में पता था, वायु में पता था, निकाल लिया। जल का पता था, निकाल लिया। कांच का पता था, निकाल लिया। इस तरह किसी भी माध्यम का निकाल सकते हैं। मुख्य ही तीन है, हमें याद होने चाहिए, वायु का 1, जल का 1.33 और कांच का 1.5। इतनी बात समझ में आ गई किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक पूछा जाए, जिससे कहा जाए हमसे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तब क्या करेंगे, एक माध्यम, 2 माध्यम देगा, एक के सापेक्ष दूसरे का पूछेगा, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे। तो इसका तरीका होता है, देखें, अगर हमें चाहिए माध्यम 2 का और 1 के सापेक्ष, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक नीचे रहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको बटे में करिए। तो माध्यम 1 के सापेक्ष तो N1 यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक, N1 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और माध्यम 2 का चाहिए था, जिसको क्या करेंगे, N2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो N2 बटे N1, 1 के सापेक्ष 2 का। अगर कहता कि 2 के सापेक्ष 1 का क्या होगा,
यानी एक के दो के सापेक्ष एक का क्या होगा, तो n2 बटे में हो जाता है, n1 ऊपर हो जाता। अगर दूसरे रूप में कहें कि माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर ऐसी स्थिति है तब क्या लिखेंगे, माध्यम एक का दो के सापेक्ष, तो दो के सापेक्ष तो बटे n2, एक का तो n1 बटे n2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1n2। क्या लिख सकते हैं, 1n2, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n1, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। यहाँ माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का है, यहाँ माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का है। तो 1n2 मतलब क्या हो गया, n2 बटे n1, और 2n1 बराबर क्या हो गया, n1 बटे n2। बात समझ में आ गया? तो इतना आप नोट करिए। तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। अब चलिए इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसे n2 बटे n1 आ गया, तो अगर हम ये देखें कि n2 क्या होगा, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसको हम लोग अभी पीछे पढ़ा हमने अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर n2 यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v2 बोल दें तो c बटे v2 हो जाएगा n2 के जगह पे, और n1 के जगह पे क्या हो जाएगा, c बटे v1। ऐसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n1 के जगह पर c बटे v1, और n2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, c बटे v2 लिख सकते हैं ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको अब इस बटे को गुणे में बदलेंगे, तो c बटे v2 ऊपर वाला हो गया, और ये नीचे वाले को जब गुणे में बदलेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, v1 बटे c। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा, c बटे v1, और इस बटे को अगर इंटू में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा v2 बटे c। c से c कैंसिल, यहाँ भी c से c कैंसिल, तो यह आ जाएगा v1 बटे v2, और यहाँ आ जाएगा v2 बटे v1। ठीक है, मतलब दो के सापेक्ष अगर पहले का अपवर्तनांक चाहिए, दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक चाहिए तो v2 बटे v1, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक चाहिए तो v1 बटे v2। देखें यहाँ पर अगर 1n2 है तो ऊपर 1 नीचे 2, 2n1 है तो ऊपर 2 नीचे 1। बात समझ में आ गया? तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा। 1n2 का मतलब हो गया n2 बटे n1, n2 बटे n1। यहाँ जब n के रूप में लिखेंगे तब उल्टा है, 1 जो पहले है वो नीचे रहेगा, और जब v1 v2 के पद में चाल के पद में लिखेंगे तो जो 1 पहले है वो ऊपर रहेगा। यहाँ देखिए पहले वाला नीचे और इसमें पहले वाला ऊपर, इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना उससे भाग करेंगे, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। 1 नीचे है, 2 ऊपर है, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का निकालना है। ठीक है, n2 बटे n1 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 बटे n2 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह से हम एक दूसरे के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अपवर्तनांक के बारे में जितना पढ़ा उस आधार पे हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, पहले इस पे चर्चा करें। हमने जो फार्मूला लिखा किसी अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का, वो क्या था, c बटे v था। यानी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उस पर यह निर्भर कर रहा है, चाल अधिक तो अपवर्तनांक कम। इस बात को याद रखिए, अगर Vm क्या है, अधिक है, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अपवर्तनांक कम तो चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम तो चाल ज्यादा, और अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम। इस लाइन को आप याद रख सकते हैं। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है मतलब उसमें चाल अधिक है, और अगर अपवर्तनांक अधिक है तो चाल कम है। यानी दो माध्यम हमें दे दिए जाएं, एक माध्यम n1 दूसरा माध्यम n2, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक है। अगर बोल दे n1 ज्यादा है, इसमें चाल v1 है, इसमें चाल v2 है, तो v1 v2 में क्या रिलेशन होगा, v1 बड़ा हो जाएगा, v2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक अधिक तो चाल कम। अब इन दोनों में अपवर्तनांक कौन ज्यादा है, n1, तो चाल कौन ज्यादा हो जाएगा, v2, ये कम हो जाएगा।
तो दो माध्यम दिए जाए, उनके अपर्तनांक दिए जाए, चाल में संबंध पूछे, या फिर चाल देके अपर्तनांक भी पूछ सकता है। तो बस यही याद रखना, अगर अपर्तनांक कम है तो चाल अधिक होगा, अपर्तनांक कम तो चाल अधिक, अपर्तनांक अधिक तो चाल कम। बात समझ में आ गया? चलिए, तो हम इस आधार पे किसी माध्यम में अगर प्रकाश की, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दे दी जाए और अपर्तनांक पूछे किसका ज्यादा किसका कम है, हम बता सकते हैं। अगर अपर्तनांक दे दिया, चाल पूछे तो चाल बता सकते हैं। ठीक, अपर्तनांक अधिक होगा तो चाल क्या होगी, कम होगा। अभी हमने देखा था कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल हमने बात की थी। जैसे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के बराबर, लगभग सबसे अधिक है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल क्या है, दोनों लगभग बराबर हैं। इससे कम किसमें है, जल में है, और सबसे कम किसमें है, ठोस में है। क्योंकि हमने अभी जल और द्रव, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, द्रव, कोई भी द्रव हो सकता है। तो वायु से कम, गैस से कम किसमें होगा, द्रव में होगा। द्रव से कम किसमें होगा, ठोस में होगा। हमने कांच में देखा था प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ होता है। जल में देखा था जो कि द्रव, उसमें 2.25 गुणे 10⁸ होता है। वायु में 3 गुणे 10⁸ होता है। तो ये क्रम है अपर्तनांक चाल का, ये क्रम है प्रकाश की चाल का। ये किसका क्रम है, प्रकाश की चाल का। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात और वायु में, उससे कम होगी द्रवों में, और उससे कम होगी ठोस में। और जिसका चाल कम उसका अपर्तनांक ज्यादा। तो अगर अपर्तनांक का क्रम देखें तो वायु का अपर्तनांक या निर्वात का अपर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि चाल सबसे अधिक है। तो इसका जो Na होगा ये सबसे कम होगा। जो द्रव का होगा इसको हम लिक्विड लिख दें Nl, इसका इससे ज्यादा होगा। और ठोस का देखेंगे तो Ng, जी मतलब सॉलिड लिख दें Ns। तो Ns ज्यादा होता है Nl से, और Nl ज्यादा होता है Na से। ये अपर्तनांक का क्रम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अब आगे कुछ पढ़ते हैं हम लोग। अब हमें माध्यम पहचानना है, सघन और विरल। माध्यम को 2 प्रकार से हम कर सकते हैं कि माध्यम जो हमारा है 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो सघन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डेंसर मीडियम, और दूसरा होता है विरल, जिसे बोलते हैं रेरर मीडियम। ठीक है, रेरर और डेंसर, ये 2 मीडियम हो गए, सघन और विरल। सघन कौन होगा, विरल कौन होगा? तो देखिए, पहचान क्या होगी, अगर हमें 2 माध्यम दे दिया जाए और उसमें हमें डिसाइड करना हो कौन सघन है कौन विरल है, कौन डेंसर है कौन रेरर है, तो इसकी पहचान क्या है। अगर हम प्रकाश के लिए देख रहे हैं तो प्रकाश के लिए देखेंगे, किसी भी तरंग के लिए जिसके लिए देख रहे हैं उसी के लिए देखेंगे। तो जो पहचानने का तरीका है या कहें रूल ये है कि जिस माध्यम में चाल कम है वो माध्यम हमारा हो जाएगा सघन। यदि कह सकते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो जिसमें चाल कम वो सघन, और जिसमें चाल अधिक वो हमारा क्या हो जाएगा, विरल। इसका मतलब सघन विरल की पहचान अकेले नहीं है। सघन या विरल का अस्तित्व अकेले में नहीं है। अगर 2 माध्यम रहेंगे तभी एक सघन एक विरल बनेगा। अगर सिर्फ एक माध्यम देके पूछे सघन है कि विरल, तो हम नहीं बता सकते। सघन या विरल बताने के लिए हमें 2 माध्यम देने पड़ेंगे, तब हमने तुलना करके बताएंगे कि ये सघन है हमारा, ये विरल है। यानी किसके सापेक्ष देख रहे हैं ये जरूरत पड़ेगी, तो 2 माध्यम बताने पड़ेंगे। तो अगर 2 माध्यम दिए जाएं हम उसमें देखेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल कम है वो सघन है, और जिसमें चाल अधिक है वो विरल है। तो चाल से डिसाइड होगा कि सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। उसके घनत्व पर ये बात निर्भर नहीं करेगी कि कौन सघन है कौन विरल है। ठीक है, घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि घनत्व अधिक है तो सघन, घनत्व कम है तो विरल, घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चाल से देखना है। किससे देखना है, चाल से देखना है। अगर घनत्व से देखेंगे तो कंफ्यूज, गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मिट्टी का तेल ले लें, मिट्टी का तेल, एक केरोसिन ऑयल है और दूसरा हमारा जल है। जल का अपर्तनांक कितना होता है 1.33, और मिट्टी के तेल का जो अपर्तनांक है ये जल से ज्यादा होता है। ये क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट मान याद नहीं है, बस याद रखिए जल से इसका ज्यादा होता है। मिट्टी के तेल का जो अपर्तनांक है वो जल से ज्यादा है। लेकिन अगर घनत्व देखें तो जल का कम होता है। जल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब जल का घनत्व कम है तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसे सोच रहे हैं तो कि अगर घनत्व इसका कम है तो चाल ज्यादा,
घनत्व कम तो चाल ज्यादा, तो अपर्तनांक क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका अपर्तनांक ज्यादा होता है। तो घनत्व से अपर्तनांक का कोई लेना देना नहीं है। इस बात पे डिसाइड कर फिक्स रहेंगे कि ऐसा नहीं कहेंगे कि सॉरी, घनत्व से सघन विरल का कोई लेना देना नहीं है कि अगर घनत्व ज्यादा है तो हम कहते हैं सघन है, घनत्व कम है तो कहते हैं विरल है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका घनत्व कम होते हुए भी ये क्या है, ये सघन है। घनत्व कम होते हुए भी क्या है, ये सघन है। और ये घनत्व, इसका घनत्व ज्यादा है फिर भी ये विरल है। इन दोनों में अगर तुलना करें तो इन दोनों में कौन सघन है, तो ये हमारा सघन है और ये हमारा विरल है। ठीक है, ये सघन और वो विरल है। तो घनत्व से सघन विरल का कोई लेना देना नहीं है, बस किस पे निर्भर करेगा, चाल पर। जिसमें चाल अधिक वो क्या है, विरल, जिसमें चाल कम हो सघन। तो याद रखेंगे कि जिसमें चाल कम है वो सघन है, जिसमें चाल अधिक है वो विरल है। तो अभी हमने देखा था तीन चीजों में, एक वायु, द्रव और ठोस, ये तीन माध्यमों पे हमने चर्चा की। प्रकाश की चाल अधिक किसमें है, वायु में है, उससे कम द्रव में है और सबसे कम ठोस में है। तो अगर इन तीनों में से हमें कोई दो माध्यम दिया जाए और सघन विरल पूछे तो हम बता सकते हैं। देखेंगे किसमें चाल कम है वो हमारा सघन है। तो अगर द्रव और ठोस दिए जाए, लिक्विड और सॉलिड दिए जाए, पूछे सघन कौन विरल कौन, तो ठोस हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, क्योंकि ठोस में प्रकाश की चाल कम है, तो हमारा हो जाएगा सघन और द्रव हो जाएगा विरल। ठीक है, लेकिन यही उल्टा अगर हमें वायु दे दे, एयर दे दे और लिक्विड दे दे, कोई द्रव दे दे, पूछे किस कौन सघन कौन विरल, तो अब हमारा ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है और द्रव में कम है। तो जिसमें कम हो सघन, जिसमें अधिक हो विरल। तो जो द्रव इस जोड़े में विरल था, इस जोड़े में क्या हो गया, सघन हो गया। तो एक ही माध्यम कभी सघन बन सकता है, कभी विरल हो सकता है। फर्क पड़ता है कि किसके साथ रखा हुआ, किसके साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। कोई अकेले सघन या विरल नहीं हो सकता। सघन या विरल होने के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है, उनमें हम तुलना करके बता पाएंगे कौन सघन है कौन विरल है। तो चलिए, सघन विरल हम लोग समझ गए। जिसमें चाल कम होगी वो विरल है, जिसमें चाल कम है वो सघन होगा और जिसमें चाल अधिक होगा वो विरल होगा। तो हम सघन विरल माध्यम की पहचान कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक जो कि है अपवर्तन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। पहले हमने वीडियोज में रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। परावर्तन पढ़ा था, अब अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन क्या है कि अगर एक बाउंड्री हो, काल्पनिक बाउंड्री है चाहे वास्तविक बाउंड्री कोई भी हो, अगर इस तरफ बाउंड्री के एक तरफ दूसरा माध्यम हो गया, एक तरफ दूसरा माध्यम हो गया, मतलब दो अलग अलग माध्यम कहीं संपर्क में आ जाए तो बीच में एक बाउंड्री बन जाएगी। तो इस बाउंड्री के यानी सतह के एक तरफ माध्यम एक हो गया और दूसरी तरफ माध्यम दो हो गया, माध्यम एक और माध्यम दो। अब प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर रही है तो ये सीधा नहीं जाएगी, उसी रास्ते से नहीं जाएगी जिस रास्ते से जा रही थी। ये अपना मार्ग बदल देती है, हो सकता है इधर मुड़ जाए या फिर हो सकता है उधर मुड़ जाए, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सीधा तो नहीं जाएगी, इतना कन्फर्म है। इस लाइन को हम बोलेंगे अभिलंब। जैसे परावर्तन में पढ़ा था, ये आपतन बिंदु हो गया तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दे, लंबवत रेखा, तो क्या हो जाएगा अभिलंब, जो दोनों माध्यमों से गुजरेगी और जो सतह है उसके लंबवत रहेगी। जो दोनों माध्यमों के बीच की सतह जो संपर्क है, बाउंड्री है, उसके बीच क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश किरण। अब इसमें जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। वो किधर जाएगा ये निर्भर करता है कि ये माध्यम कौन कौन से हैं, उसके आधार पर निर्धारित होगा कि वो कहाँ जाएगा। लेकिन सीधे तो नहीं जाएगा, इस रास्ते से तो नहीं जाएगा, वो रास्ता इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। अगर हम इस कोण को आई मान लें, जिसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और यहाँ जो अभिलंब से जो अपवर्तित किरण कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण आर। तो आई और आर में एक संबंध हो गया कि ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, आई और आर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे।
अब आर आई से बड़ा भी हो सकता है, आर आई से छोटा भी हो सकता है। तो कब बड़ा होगा कब छोटा होगा इसको समझने के लिए पहले हम अपवर्तन के नियम समझते हैं, तब ये बात आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम पर। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण और इस दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण होगी वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि परावर्तन में भी था, तीनों एक ही तल में एक ही बोर्ड पे बन रहे हैं। आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही में है। ऐसा तो नहीं कहना कि इन तीनों में से कोई एक कहीं बाहर है, जैसे कहते कि आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, अभिलंब यहाँ है। अगर अभिलंब कहते हैं यहाँ बोर्ड के बाहर है तो तीनों एक तल में नहीं रहते, फिर ये दूसरा तल में हो जाता। ये बोर्ड एक तल है, तीनों लाइनें इसी तल में हम बना रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में। इसलिए इसको पहला नियम बना दिया गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। ऐसे ही परावर्तन में था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम जो मेन है, इसको हम लोग स्नेल का नियम नाम से भी जानते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ है ये, स्नेल का नियम, SNELL, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम है। स्नेल्स का नियम क्या है? अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? अपवर्तन का द्वितीय नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब ये आई का ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, जैसे अपवर्तन कोण को हम लोग R से लिखेंगे तो R की ज्या यानी हो जाएगा साइन R। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। मतलब अगर हम I को बदलते हैं तो R भी बदलता है, लेकिन एक दूसरे को दोनों इस प्रकार से बदलेंगे कि अगर दोनों के साइन का अनुपात अगर निकाला जाए, जैसे साइन I और साइन R निकाला जाए, उनका अनुपात लिया जाए तो हमेशा बराबर आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो नियतांक यहाँ आएगा, इसको नियतांक, ये नियतांक बराबर होता है N2/N1 के। क्या होता है? N2/N1 के, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहलाता है। जो नियतांक होता है उसे क्या बोलते हैं? N2/N1, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1N2 भी लिख सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2/N1 या फिर N1N2 लिख सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, 1N2 कहते हैं, जिसे वो N2/N1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया अपवर्तन का नियम, इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो ये दो नियम हमारे अपवर्तन के नियम कहलाते हैं। दोनों नियम आपको, नोट्स की बात कर लें, नोट्स आपको कैसे मिलेगा? चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जो यूट्यूब का चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, जहाँ स्टडी करने का उसके नीचे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप के चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे। तो क्लास 10th का जो वहाँ पे चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको देख करके लिख सकते हैं या फिर गैलरी में सेव करके PDF बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोट्स मिल जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ सकते हैं। चलिए, तो अपवर्तन के हमने नियम समझ लिया। अब यहाँ जो हम पहले छोड़े थे इसको, कि किधर जाएगा प्रकाश, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे कि प्रकाश अभिलंब की ओर आएगा या अभिलंब से दूर जाएगा? ये निर्भर करता है कि माध्यम कौन कौन से लिए गए हैं। अब दो माध्यम लिए तो उसमें एक सघन एक विरल होगा। हमने पीछे कहा था जिसमें चाल कम होगा वो सघन है, जिसमें चाल अधिक होगा वो विरल है। तो अब दो माध्यम हमारे पास संभावनाएं हैं। हो सकता है हमारा ये माध्यम सघन हो सकता है तब ये माध्यम विरल हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, ये वाला विरल हो तो ये सघन हो जाएगा। फिर यही दो पॉसिबिलिटी, और कोई तो कुछ नहीं सकता। तो हमने पहले माध्यम को सघन मान लिया, दूसरे माध्यम को विरल मान लिया। पहले को सघन, दूसरे को विरल। तो यहाँ से इस स्नेल के नियम से हम देखें, अगर
इस नियम को हम आसान भाषा में अगर थोड़ा सा जैसे होता है कि कंफ्यूजन में भूल जाए कि n2/n1 था कि n1/n2 था, भूल सकता है, कंफ्यूजन सबको होता है। तो इसके लिए आप इसको दूसरे रूप में याद रखिए कि पहले माध्यम का अपर्तन, या ऐसे लें, जो कोण लिया हमने आई लिया ना, तो साइन आई ले लेते हैं, जो भी कोण है उसका क्या ले लें, साइन ले लें, और जिस माध्यम में ये कोण बना है उस माध्यम का अपर्तनांक ले लें। तो अगर पहले वाले माध्यम का अपर्तनांक n1 है, दूसरे वाले का n2 है, तो आई किस में था, n1 में था, तो n1 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू लगा के दूसरी तरफ साइन आर कौन से माध्यम में, n2 में है, तो इसमें n2 से गुणा कर देंगे। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, आसान है। जो अब माध्यम रहेगा उसमें उसी माध्यम का कोण लेना है, दूसरी तरफ दूसरा माध्यम उसमें का कोण लेना है। तो इस रूप से, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी का देखिए क्रॉस गुणा कर दें, n1 का गुणा इधर हो जाएगा, साइन आर का गुणा n2 में हो जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगा। तो इसमें एक तो भूलने का डर नहीं रहेगा, कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें अगर सोचें, अगर देखें दो पदों का गुणा यहाँ है, दो पदों का गुणा यहाँ है, और दोनों आपस में बराबर है, दो पदों का गुणा है, उधर भी दो पदों का गुणा, दोनों आपस में बराबर। अगर एक तरफ का एक पद छोटा हो, इसको क्या करें, छोटा हो, तो देखें ऐसे एक मिनट करिए, n1 n2 तो हम फिक्स कर दे रहे हैं, दो माध्यम ले लिया हमने, दोनों माध्यम, इसका n1 फिक्स हो गया, इसका n2 फिक्स हो गया, इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, आई भेज रहे हैं, किसी एक कोण पर प्रकाश को गिरा दिया, आपतित कर दिया आई, आर का ही मान देखना है कि आर आई से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो अगर देखें इसमें हम कह दें, अगर जैसे n1 को हमने सघन माना है, तो हमने पीछे पढ़ा कि सघन माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है, क्या होता है, सघन माध्यम का अपर्तनांक कम होता है। सघन माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, सघन माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होता है, सघन माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होता है। कैसे पढ़ाया गया था कि जो चाल है वो अपर्तनांक के क्या विपरीत, अगर अपर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, अपर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, ठोस में चाल प्रकाश की कम होती है तो अपर्तनांक अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो सघन माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं, कांच का अपर्तनांक 1.5 होता है और वायु का अपर्तनांक 1 होता है, कांच सघन है, उसका अपर्तनांक क्या ज्यादा है, तो सघन माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होता है। इस बात को याद रखें, सघन माध्यम के लिए अपर्तनांक अधिक होगा। तो अगर ये सघन है तो n1 ज्यादा हो गया, फिर इस जो हमारा ये जो चित्र बना है इसके आधार पर n1 हमारा n2 से ज्यादा है, n1 n2 से ज्यादा है। अब n1 में साइन आई का गुणा, n2 में साइन आर का गुणा, अगर ये वाला n1 n2 से बड़ा है और गुणनफल दोनों का बराबर करना है, तो साइन आई को साइन आर से छोटा होना पड़ेगा, तभी बराबर हो सकता है। अगर वो भी बड़ा हो गया तो फिर उधर वाला पद बराबर नहीं होगा। जैसे अगर इधर 4 गुणे 5 है, ऐसे ले लें, 15 गुणे 4 ले लिया और इधर हमने कर दिया 10, ठीक है। देखें 15 गुणे 4 और उधर 10। अब बताइए 15 इधर 15 और 10 में 15 बड़ा है, अब इधर वाला 4 तो 60 हो गया, इधर 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6। तो देखिए पहले पद की तुलना करें, इधर वाला बड़ा है, 15 10 से बड़ा है, तो 4 6 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एक पद बड़ा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। तो अगर n1 n2 से बड़ा है तो साइन आई को साइन आर से छोटा होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ साइन आई साइन आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब साइन आई साइन आर से छोटा हो गया तो आई भी आर से क्या होगा, छोटा होगा, आई आर से छोटा हो जाएगा। तो जब सघन से विरल में जा रहा है तो आर बड़ा होना चाहिए, तो आर अगर ये प्रकाश सीधे जाता तब तो आर बराबर हो जाता, बड़ा करना इसका मतलब प्रकाश इधर और मुड़ जाएगा उस तरफ, तो आर, यानी कह सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। इसका उल्टा अगर कर लेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मतलब सीधा ना जा करके और इधर की तरफ आ जाएगा। वैसी स्थिति में हमारा आर छोटा हो जाएगा और आई बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसे याद रखेंगे, विरल से सघन में जाने पर सघन से सघन में स से सट जाता है, याद रखिए। विरल से सघन सट जाता है, विरल से सघन में जाने पर सट जाता है। इसका उल्टा, सघन से विरल जाएगा दूर हट जाएगा, तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर सट जाता है, नहीं अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो कहाँ से आ जाइए, स्नेल के नियम से हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब समझते हैं कि अपवर्तन हुआ क्यों, अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए इनडायरेक्टली जो अपवर्तन का कारण है वो प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, इसी वजह से प्रकाश का, इसी वजह से वो रास्ता बदलता अपवर्तन करता है।
ठीक है, मुख्य कारण यही है, मेन कारण यही है, इसी को हमें लिखना है, इसी को याद रखना है कि प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तो जैसे ही यहाँ से दूसरे माध्यम में गया, चाल बदली और उसने रास्ता बदल दिया, अपवर्तन हो गया। अब सोचें कि अगर प्रकाश को यहाँ से छोड़ दिया जाता, अभिलंब पे गिराया जाता, अभिलंब से गिराते, तब क्या प्रकाश का अपवर्तन होता? नहीं। अगर अभिलंब प्रकाश ऐसे गिरा रहे हैं तो यह प्रकाश सीधे निकलेगा, प्रकाश क्या होगा फिर? सीधे निकल जाएगा। तो फिर कहेंगे चाल तो यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में चाल बदल गया जैसे आगे बढ़ा, लेकिन अपवर्तन तो नहीं हुआ, प्रकाश सीधा चला गया। तो किसका मतलब क्या चाल कारक नहीं है अपवर्तन कराने का? नहीं, चाल ही कारण है। अब अपवर्तन के लिए कौन कारण है? चाल ही कारण है। प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही अपवर्तन का कारण है। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इसके लिए एक फर्मेट का सिद्धांत है। फर्मेट का सिद्धांत है। फर्मेट सिद्धांत यह कहता है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता है, चाहे एक से दूसरे में जा रहा हो या सिर्फ एक ही माध्यम में चल रहा हो, तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसको सबसे छोटे रास्ते से जाना पड़े। जहां भी उसको पहुंचना है, अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने के लिए वो सबसे छोटे रास्ते को ही चुनता है। अब वो छोटा रास्ता चुनने की वजह से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर छोटा रास्ता, इससे छोटा रास्ता इसको नहीं मिला, इसलिए वो सीधा चला गया। लेकिन जैसे ही अभिलंब से कुछ कोण पर जब गिराते हैं प्रकाश को, तो वो अपना रास्ता बदल देता है और बदल करके उस रास्ते पे जाएगा जिससे उसको कम से कम दूरी चलना पड़े। सीधा सा फंडा है कि उसको कम से कम दूरी चलना है, इसीलिए वो अपवर्तन करता है। कभी अभिलंब से दूर जाता है, कभी अभिलंब के पास आता है। बात समझ में आ गई? तो अपवर्तन का मुख्य कारण हम क्या बताएंगे? अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। तो अपवर्तन के नियम याद रखिए। अपवर्तनांक कैसे निकालते वो भी बता दिया। सघन विरल पहचानते कैसे वो भी हो गया। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होते हैं, सब हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के उदाहरण। इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6-7 उदाहरण हमें पढ़ने हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, आपको पढ़ने में दिक्कत होती। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपवर्तन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।